की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजा था वो सबने देखा, किसी ने देखा? ओके। एक मतलब बैड योगा और गुड योगा देखने के लिए एक रिकॉर्डिंग, दूसरा एक रिकॉर्डिंग देखा था, भेजा था पांच क्लास का। ओके, तो वो अगर जानना हो तो देखना, अदरवाइज चलेगा। अब देखते हैं, आगे हम हमारी क्लास को बढ़ाते हैं। ओके, क्लास रिकॉर्ड हो गया, स्टार्ट हो गया, चलो। तो आप देखते हैं दशा, वैदिक है जो एस्ट्रोलॉजी में जो दशा होती है वो दशा देखते हैं। तो वहाँ बहुत सारी दशा होती है। ओके, बहुत 50 50 से भी ज्यादा दशा है, शायद उससे भी बहुत ज्यादा हो, ठीक। बट उसमें हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो यूज करते हैं वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम। ये दशा सिस्टम है वो यूज करते हैं, इट इज मोस्ट फेमस, बहुत ही फेमस है। ओके। तो ये दशा है वो 120 साल की होती है। ऐसा मान के चलते थे कि पहले के लोग हैं वो एवरेज लाइफ है वो 120 साल की थी। तो ये हर प्लेनेट की, 9 के 9 प्लेनेट की दशा पूरी हो जाए तो 120 साल होते थे। तो उसमें ऐसा होता है, सूर्य की महादशा है वो 6 साल की है, शुक्र की 20 साल की सर है। प्लीज थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अरे मैडम, मैंने आपको बोला कि ये स्क्रीनशॉट की झमेले में मत पड़ो, सिर्फ 450 पे करके ले लो ना, क्यों ये सब सर वो झमेले में? बाद 450 क्या बहुत बड़ी रकम है क्या? अब तो फॉर मैंने ऑप्शन भी दे दिया है कि सिर्फ नोट्स चाहिए तो 450 में ले लो, रिकॉर्डिंग चाहिए तो 450 में, और रिकॉर्डिंग चाहिए तो 450 में ले सकते हो। और अभी भी आप यही झमेले में पड़े हो, स्क्रीनशॉट ले ले लो, उस तरह से कैसी नोट बनेगी? उससे बेहतर ये है कि आप रिकॉर्डिंग देख के अपनी तरह से नोट्स बनाओ, तो भी अच्छी नोट्स बन जाएगी इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने की जगह। क्योंकि जब भी आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग देखते टाइम तो ये आएगा ना स्क्रीन पे, ये चीजें समझ रहे हो? नोट्स जी ना सर। लेनी हो तो वो भी एक ऑप्शन है। तो शुक्र की दशा है वो 20 साल की है, शनि की दशा है वो 19 साल की है, चंद्र की दशा है वो 10 साल की है, गुरु की दशा है वो 16 साल की है, केतु की दशा है वो 7 साल की है, राहु की दशा है वो 18 साल की है, मंगल की दशा है वो 7 साल की है, बुध की महादशा 17 साल की है। ओके, इस तरह से होता है। तो ये यही सीक्वेंस में दशाएं होती है, सूर्य के बाद विनस की आती है, सैटर्न, उसके बाद सैटर्न की, उसके बाद मून की, उसके बाद जुपिटर की, उसके बाद केतु की, उसके बाद राहु की, उसके बाद मंगल की, और उसके बाद मर्क्यूरी की। बट ये फिक्स नहीं होता है कि आपकी कुंडली में सबसे पहले सूर्य की आएगी, विनस की आएगी, शनि की आएगी, ये फिक्स नहीं होता है। बट ये फिक्स होता है कि यही सीक्वेंस में आएगी। पर मान लो कि किसी की जुपिटर की आई तो जुपिटर के बाद केतु, केतु के बाद राहु, राहु के बाद मंगल की, मंगल के बाद मर्क्यूरी, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर सूर्य की, फिर विनस की, फिर शनि की, फिर मून की। समझ में आया? अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी दशा सबसे पहले आएगी? ओके। तो ओके, तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, दशा विच दशा ऑफ दैट planet will start in which नक्षत्र लॉर्ड
of moon will decide the starting of महादशा। मतलब कि नक्षत्र आपके जन्म के टाइम मून था, वो जिस नक्षत्र में था वो नक्षत्र का स्वामी कौन है, कौन सा प्लैनेट है, वो डिसाइड करे, वहां से डिसाइड होगा, वो प्लैनेट से महादशा स्टार्ट होगी। ओके। तो हर नक्षत्र का एक स्वामी है, हमने आगे देखा था। ओके। आपको बेसिक नोट्स दी है, सबने नोट्स रिफर की, उसमें देखा कि हर नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र है तो उसका स्वामी राहु है, चित्रा नक्षत्र है तो उसका स्वामी मंगल है। ओके। हस्त नक्षत्र है तो उसका स्वामी मून है। ओके। इस तरह से हर स्वामी का एक सॉरी हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है। तो वहां से महादशा स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मून इज situated in moon is placed in उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एंड लॉर्ड ऑफ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड है सन है, इज सन। दैट मीन सो महादशा कहाँ से स्टार्ट होगी, विल स्टार्ट फ्रॉम सन। आई बात समझ में? अभी ये बात समझ में आई? यस सर। अभी अभी ऐसा नहीं है कि फिर सन की महादशा है वो, ये तो डिसाइड होगा कि सन की महादशा सूर्य की महादशा से स्टार्ट होगा, बट ये जरूरी 6 के 6 साल होंगे ऐसा जरूर ऐसा नहीं है। ओके। वो चंद्र है वो नक्षत्र में कितना आगे बढ़ गया है वो डिपेंड करेगा। मान लो कि नक्षत्र में कितने पद होते हैं? 4। नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो ऐसा मान के चलो हम ओके। तो मान लो कि नक्षत्र में जो 9 पद होते हैं उसमें, या जो नक्षत्र जितना भी लंबा है, मान लो कि नक्षत्र है वो इतना लंबा है। ओके। उसकी कुछ लेंथ तो होगी ही होगी। ओके। पर अगर मान लो कि मून है वो यहाँ बीच में पहुंच गया है जन्म के टाइम, नक्षत्र में वो के नक्षत्र में है लेकिन एकदम बीच में है। ओके। तो फिर क्या होगा कि सूर्य की महादशा है वो 6 साल की जगह 3 साल की ही होगी। क्यों? क्योंकि मून है वो नक्षत्र में स्टार्टिंग में नहीं था, अगर स्टार्टिंग में होगा तो ही 6 साल होगी। ओके। मतलब कि मून है वो कितना आगे बढ़ गया है उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? मान लो कि यस। यहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ तक पहुंच गया है तो शायद हाफ हाफ ईयर ही आए, हाफ ईयर ही आए सूर्य की महादशा। समझ रहे हो? समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ तो सर। ऐसा जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में कैसा होता है कि पूरे के पूरे मतलब मान लो कि 1 नंबर की स्टार्ट हुई तो 1 साल तक ही चलेगी।
ओके। और मान लो 5 नंबर, किसी का मूलांक 5 है तो सबसे पहली महादशा 5 नंबर की आएगी, और वो एग्जैक्टली 5 साल चलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि सूर्य की दशा हुई तो एग्जैक्टली 6 साल की होगी, या फिर विनस की दशा है तो वो एग्जैक्टली 20 साल की होगी। ओके, वो डिसाइड होगा कि मून है वो उस नक्षत्र में कितना आगे बढ़ गया है। ओके। ओके। सर मीन्स जिस भी नक्षत्र में हम बॉर्न हुए होंगे उसके जो स्वामी है उसी से हमारी दशा स्टार्ट होगी। हाँ, वहां से दशा स्टार्ट होगी। सर ओके। पर ये तो हो गई महादशा। ओके, तो ये हो गई महादशा की बात, लेकिन हर महादशा में अंतरदशा भी होती है। ओके, तो अंतरदशा भी कहाँ से स्टार्ट होगी? अंतरदशा भी जो प्लेनेट की महादशा है वहां से ही अंतरदशा स्टार्ट होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य है, अगर सूर्य का एग्जाम्पल हम ले, तो हर प्लेनेट की महादशा में 9 के 9 प्लेनेट की अंतरदशा भी आएगी। तो सन की महादशा एंड सन की सबसे पहले कौन सी अंतरदशा आएगी? सन की ही आएगी। ओके, सन की फिर महादशा सन की अंतरदशा के बाद कौन सी अंतरदशा आएगी? याद देखो, विनस की आएगी। विनस के बाद सैटर्न की अंतरदशा आएगी। उसके बाद मून की अंतरदशा आएगी। फिर जुपिटर की। फिर केतु की। केतु के बाद राहु। राहु के बाद मार्स। मार्स के बाद मार्स के बाद मर्क्यूरी। ओके, जो लोग नोट्स जिन लोगों ने ली है ना, तो ये जो नोट्स अभी जो अपडेट हो रही है ना अभी चालू क्लास में, वो पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद भी एक बार फिर से रिपीट होके मिलेगी आपको। ओके, तो टेंशन मत लो। तो इसका मतलब क्या हो कि जब ये 9 प्लेनेट की अंतरदशा जब पूरी होती है ना, तो एक सूर्य की महादशा बनती है। जैसे हमारा एक साल होता है ना, तो एक साल कब बनता है? जब 12 महीने मिला के बनता है ना एक साल। उसी तरह यही है कि ये 9 प्लेनेट की अंतरदशा बन के एक सूर्य की महादशा बनी। तो एक सूर्य की महादशा में जिस तरह से ये 9 के 9 प्लेनेट की अंतरदशा है, उसी तरह ये सभी प्लेनेट में भी 9 के 9 प्लेनेट की अंतरदशा होती है। समझ में आया? यस सर। मतलब कि ये सब चीजें वो साइमल्टेनियसली होती है। ऐसा नहीं कि सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा दोनों साथ में होता है। सूर्य की महादशा और विनस की अंतर्दशा दोनों साथ में होता है। ओके, इस तरह से जैसे कि हमारा होता है ना कि 2025 भी चल रहा है, और 2025 का क्या चल रहा है, मार्च भी चल रहा है। इसी तरह यहाँ आप सूर्य की जो महादशा है वो उसको आप 2025 गिनो, लेकिन उसके जो अंतरदशा है वो आप इसमें इसको मार्च समझो, इसको अप्रैल समझो, इसको मई समझो। समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है? यस ओके, तो ऐसा यस। मत समझना कि महादशा हो ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलती है, ऐसा नहीं है। ओके, यही है कि अंतरदशा मिलके ही महादशा बनती है। जैसे हमारे 12 महीने,
जनवरी से दिसंबर बन के ही 2025 बनेगा, पूरा का पूरा साल निकल जाएगा। ओके, उस तरह से ये है। अभी समझ में आया? हाँ उसी तरह सर। अंतर दशा के जैसा ही प्रत्यंतर दशा आती है, मतलब कि ये सन की जो अंतर दशा है ना, अगर इसमें भी अगर हम जाए तो अंतर हर सन की अंतर दशा और उसमें 9 के 9 प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा भी होती है। तो वो प्रत्यंतर दशा 9 के 9 प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा मिलके क्या बनता है? अंतर दशा बनता है। ओके, लेकिन मैं अभी यहाँ इसमें मेंशन नहीं करूंगा। ओके, आप समझ जाना। समझ रहे हो? जैसे कि हमारा सेकंड बन के मिनट बनता है और मिनट बन के हवर बनता है, उसी तरह प्रत्यंतर दशा मिलके अंतर दशा बनती है और अंतर दशा 9 के 9 प्लैनेट की मिलके महादशा बनती है। समझ में आया? प्रत्यंतर दशा के बाद भी एक और दशा होती है, सूक्ष्म दशा होती है, और सॉरी प्राण दशा होती है या सूक्ष्म दशा होती है, देखना पड़ेगा। सूक्ष्म दशा होती है सर, उसके बाद प्राण हाँ, आती है। सूक्ष्म दशा होती है और उसके बाद प्राण दशा आती है, पर हमें तो सभी सूक्ष्म मिलके प्रत्यंतर दशा बनती है, उसका टोटल। बट वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, प्रेडिक्शन करने के लिए सिर्फ प्रत्यंतर दशा तक जाओगे तो भी चलेगा। देखो ये है, ये सूर्य की अंतर महादशा है, और उसमें देखो ये जो लिखा है ना, ये राहु की अंतर्दशा, ये जुपिटर की, ये सैटर्न की, ये मर्क्यूरी की, ये केतु की, ये वीनस की। अभी ये यहाँ 0 0 क्यों लिखा है मालूम है? क्योंकि इतनी जो अंतर्दशा है ना वो स्किप हो गई। क्यों? क्योंकि नक्षत्र इतना आगे बढ़ गया था कि पूरे 6 के 6 साल उनको सूर्य की अंतर्दशा नहीं आई। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी वजह से आगे के 2 साल है वो नहीं आई। ओके, सिर्फ 4 साल ही आई। क्यों? क्योंकि मून था वो इतना आगे बढ़ गया होगा वो नक्षत्र में। अभी समझ में आया? पर उसके बाद जो भी सारा प्लैनेट है, जो भी सारे प्लैनेट है, उसकी पूरी की पूरी दशा आएगी। जैसे कि सन के बाद मून है तो उसके 10 साल की, उसके बाद मंगल की 7 साल की, राहु की 18 साल की, जुपिटर की 16 साल की। ओके, देखेंगे अभी। ये तो सिर्फ अभी आपको देखने के लिए बताया था। तो ये दशा का समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अभी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हमें समझ सिर्फ महादशा यहाँ से स्टार्ट होता है, बस इतना ही समझना है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझने की जरूरत नहीं है। ओके, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। क्योंकि समझने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है और ऐप है कि जहां आप डायरेक्टली आप डिटेल डालोगे तो पूरी के पूरी दशा निकल आएगी। ओके, पर अगर ऐसी कोई चीजें नहीं होती तो हमें सीखना पड़ता कि ये कैसे कैलकुलेट होना है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना पड़ता हमें। ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मून में मून की अंतर्दशा का पीरियड कितना होगा, मून में मार्स की अंतर्दशा का पीरियड कितना होगा, राहु का अंतर्दशा का पीरियड कितना होगा, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। उसकी एक प्रॉपर मेथड है। ओके, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो वो हम यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ये कंप्यूटर, जब से कंप्यूटर आया है तो वो सब करने की जरूरत नहीं है हमें। अंडरस्टूड? तो 9 प्लैनेट की अंतर्दशा मिलके एक महादशा बनती है। ओके, उसके बाद 9 प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा मिलके क्या बनता है? मिलके क्या बनता है? एक अंतर्दशा, एक अंतर्दशा बनती है। जैसे हमारे 12 महीने मिलके एक साल बनता है, उसी तरह ही उसके बाद है
9 प्लैनेट की क्या आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी। नौ, 9 सूक्ष्म दशा बन के मिलके एक प्रत्यंतर दशा बनती है। और 9 प्लैनेट की प्राण दशा बन के मिलके एक सूक्ष्म दशा बनती है। सूक्ष्म दशा बनती है। ओके, तो ये है। ओके, इस तरह से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक माह, 1 महादशा इज इक्वल टू 9। एक महादशा में 9 प्लैनेट की अंतर दशा आती है, और एक अंतर दशा में 9 प्लैनेट की प्रत्यंतर दशा आती है। एक प्रत्यंतर दशा में 9 प्लैनेट की सूक्ष्म दशा आती है, और एक सूक्ष्म दशा में 9 प्लैनेट की प्राण दशा आती है। अगर आप इसका टोटल करोगे, आप इस सबका 6 + 20 + 19 + 10, ये सबका अगर आप टोटल करोगे तो 120 ईयर होगा। तो यहाँ लिखा है, देखो, ऑल द ईयर सम्स up to become 20 years in total. There are further 9 Antardasha. These are the extended version of Mahadasha. Okay, तो Mahadasha का extended version. The Antardasha planet will have an influence on the main planet, which either amplify or decrease the effect of planet depending on their power and placement. वो आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं कि ये सब चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। ये सब चीजें, मार्स है वो फिजिकल इम्बॉडीमेंट है और ग्राउंड है। राहु है वो मिस्चिफ है। जुपिटर है वो वेल्थ, नॉलेज, पावर और स्पिरिचुअलिटी के लिए है। सैटर्न है वो हार्ड वर्क के लिए है एंड जजमेंट के लिए है। मर्क्यूरी है वो इंटेलिजेंस और नॉलेज के लिए है। केतु है वो रूट्स टूवर्ड्स लॉन्गेविटी, कैरियर एंड वेल्थ। विनस है वो लव, रिलेशनशिप, पैशन एंड हैप्पीनेस। सन है वो रेडियंस इन फॉर्म ऑफ नेम, फेम, ऑथोरिटी एंड एग्रेशन। ये सब चीजों के लिए है। मर्क्यूरी है वो इंटेलिजेंस और स्पीच के लिए है। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ, बोलिए। यानी ये जो मार्स की दशा आएगी तब ये सब इम्पोर्टेंट होगा लाइफ में, ऐसे बताना चाह रहे हैं ना आप सर? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हमें, ये मतलब ये प्लैनेट है वो इस चीज के लिए है, ऐसा है। ओके, ओके। ये परप्लेक्सिटी का मीनिंग, 2 मिनट। सर जैसे कि महादशा लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए आती है, प्रत्यंतर जो होती है वो मंथ के लिए आती है, अंतर 1 मंथ 1 ईयर के लिए आती है, तो बाकी की जो है वो कितने दिनों के लिए आती है दशाएं? सूक्ष्म हो गई, प्राण हो गई, वो सब उसके भी टाइमिंग पीरियड? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है ओके सर। यहाँ। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, बट प्राण दशा और सूक्ष्म, ये प्राण दशा होगी ना, वो शायद मिनटों में या उसमें होगी। ओके, प्रत्यंतर फिर सूक्ष्म दशा है वो 3-4 दिन में होगी। प्रत्यंतर दशा है वो 10 दिन से 1 महीना तक हो सकती है। अंतर दशा है वो 3 महीने से 1 साल तक हो सकती है। ओके सर, थैंक यू ओके। सर। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए, 12 के 12 राशियों। ओके, हाँ, नेम के साथ।
तो सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली में हमें ये देखना है कि हम सबसे पहले कि ये देखना हमें सीखना है कि किस तरह से हम ये असेस कर सकते हैं कि कुंडली है वो वीक है या स्ट्रांग है। तो सबसे पहला रूल, ये तीनों रूल है, ये देखना है ये तीनों रूल ब्रेक नहीं होने तो ही कुंडली स्ट्रांग है। ओके, या तो फिर वीक है, मतलब हालांकि मान लो कि तीनों के तीनों अगर ब्रेक हो रहे हैं तो बहुत ही वीक है, कोई भी एक हो रहा है तो थोड़ी ही वीक है। ओके, तो देखते हैं, फर्स्ट हाउस शुड बी नॉट कनेक्टेड विथ राहु केतु मार्स और सैटर्न। पहला घर है वो किसी भी तरह से राहु केतु मंगल या शनि से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ओके, किस तरह से ये कुंडली में हम देखते हैं कि पहले घर के, तो इसका मतलब ये है कि पहले घर में राहु केतु ये प्लेनेट होने भी नहीं चाहिए, उस पे उसकी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, या पहले घर का स्वामी है उसके साथ, पहले घर का स्वामी है वो इन प्लेनेट के साथ बैठा भी नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ अगर हम देखें, देखो ये पहले घर का स्वामी है, कौन है पहले घर का स्वामी? मंगल है, वो यहाँ देखो राहु के साथ बैठ गया, राहु और शनि के साथ बैठ गया, तो थोड़ी वीकनेस आ गई यहाँ, एक पहला रूल ब्रेक हो रहा है यहाँ। समझ रहे हो? अब देखते हैं, मून शुड बी नॉट कनेक्टेड विथ राहु केतु और सैटर्न। उसके बाद मून है, मून भी है वो राहु केतु या शनि के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मंगल के साथ होगा तो चलेगा क्योंकि मंगल उसका फ्रेंड है। ओके, तो दूसरा रूल देखते हैं कि यहाँ फॉलो होता है। यहाँ देखो मून है वो केतु के साथ बैठ गया, ऊपर से शनि की दृष्टि भी पड़ रही है केतु पे। ओके, तो मतलब कि दोनों के साथ भी हो गया है। यहाँ याद रखना कि राहु और केतु है ना, वो उस उनके पास सातवें नंबर की, मतलब ये लोग ऐसा मानते हैं कि राहु है ना वो यहाँ से यहाँ सातवें घर पे देखता है, बट ऐसा नहीं है। केतु है वो भी यहाँ से यहाँ सातवें घर पे देखता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, आई बात समझ में? सर तो ये उसकी दोनों खाली पॉइंट एक पांच बार और। और क्लियर कीजिए ना प्लीज। क्या आप क्लियर करूँ? यही वाला जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एक और बार क्लियर कीजिए ना। अरे, पहला पॉइंट तो हम आगे बढ़ गए थे, अब पहला पॉइंट भी फिर से करूँ? सर आपने बोला था कि लगन की दृष्टि नहीं होना चाहिए और लगन में लगन के साथ राहु नहीं बैठना चाहिए, वैसे आपने बताया ना। तो इसमें नहीं, आपने बताया था कि मार्स की दृष्टि पड़ रही है, वैसे आप बताया ना। नहीं यार, क्या केतु के दूसरा रूल पहले समझो। दूसरा रूल क्या है कि मून है ना किसी भी तरह से राहु केतु या शनि से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, केतु केतु के साथ बैठ गया मून, तो कनेक्टेड हो गया केतु से। यस सर। फिर शनि की यहाँ से दृष्टि भी पड़ रही है सातवीं, तो हाँ शनि यस सर। शनि से भी कनेक्शन हो गया। फिर कुछ लोग यस ऐसा सर। मानेंगे कि राहु के साथ भी कनेक्शन हो गया क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, बट ऐसा नहीं है। राहु है वो सातवें घर पे नहीं दिखता है, और केतु है वो भी सातवें घर पे नहीं दिखता है, ये याद रखना। अभी साहब, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राहु के पास पास सातवीं दृष्टि होती है और केतु के पास भी होती है। ओके, बट ऐसा नहीं है। ओके, ओके सर। सर फर्स्ट पॉइंट भी एक बार क्लियर कर दीजिए ना एक बार। पहला पॉइंट यही है कि पहला घर है वो किसी भी तरह से राहु केतु शनि या मंगल से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, पहले घर का स्वामी, अगर पहले घर का स्वामी भी ये प्लैनेट से कनेक्टेड हो गया तो पहला घर कनेक्ट हो गया। तो पहले घर का स्वामी मंगल है वो राहु और शनि के साथ बैठ गया, तो क्या हुआ? पहला रूल भी ब्रेक हो रहा है यहाँ, कि राहु और यस शनि सर। के साथ कनेक्शन बन गया किसी भी तरह से। यस सर। तीसरा रूल ये है कि पहले घर का स्वामी या पहला घर किसी भी तरह से 6 8 12 के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से 6 8 12 का पहले घर से कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। ओके, क्योंकि 6 8 12 घर है वो वीक घर है। आई बात समझ? तो यहाँ देखते हैं हम, पहले घर का स्वामी क्या है? मंगल। मंगल यहाँ है। सूर्य और शनि के साथ बैठा है। अभी देखते हैं कि सूर्य और शनि क्या ऐसे, तो सूर्य और शनि है वो कोई 6 8 12 के स्वामी नहीं है। ओके, तो मतलब कि 6 8 12 के साथ कोई कनेक्शन बन नहीं रहा है। बन रहा है? नो सर। सर। ओके, नहीं बन रहा है। तो तीसरा रूल है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मतलब कि तो भी ये कुंडली बहुत, तीन में से दो रूल ब्रेक हुए, मतलब कि ये कुंडली बहुत 60% वीक मानी जाएगी।
सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ, मून शुड बी नॉट कनेक्टेड विद राहु केतु और सैटर्न, अगर बीच वाला है राइट, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो 60% ही वीक मानी जाएगी या 40%? अगर एक ही रूल ब्रेक हो रहा है तो 35% मानो आप, 35%। ओके, या 30 to 40, ओके, मतलब 30 to 40। ओके, किसी लोग में 40% भी हो सकता है, किसी लोग में 30% भी हो सकता है, ऐसा। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुंडली में सब देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं आज, आज की कुंडली में कि किस तरह से देखना होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पहले घर का स्वामी कहाँ बैठा है। जैसे कि यहाँ पहले घर का स्वामी यहाँ बैठा है, मंगल। ओके, तो सबसे पहले हम देखना हाँ, कुछ बोल रहे हैं कुछ। 5th हाउस में बैठा है। हाँ, ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा नेचर देखने की ट्राई करेंगे कि पर्सन के अंदर नेचर कैसा आएगा। ओके, तो याद रखना कि पर्सन के अंदर नेचर है वो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है। एक पहला घर है, क्यों पहला घर से आता है, क्योंकि पहला घर है वो उसकी बुद्धि है। फिर मून से आएगा, क्योंकि मून है वो उसका मन है। और फिर सूर्य से आएगा, क्योंकि सूर्य है वो उसकी आत्मा है। आई बात समझ में? यस। ओके, तो यस ये सर। पर्सन के अंदर, इस पर्सन के अंदर नेचर कैसा आएगा कि कुछ 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 उसके नेचर में स्कॉर्पियो जैसा होगा, क्योंकि उसका पहले लग्न राशि उसकी क्या है, स्कॉर्पियो है। कुछ कुछ उसके अंदर है वो वर्गो राशि के प्रभाव कुछ होगा उसके अंदर नेचर। और कुछ कुछ है वो पाइसिस जैसा होगा। ओके, तो जब भी ये तीनों के तीनों, अगर तीनों के तीनों राशियां डिफरेंट हो, तो ऐसे लोग है ना वो कंफ्यूज, मतलब उसको देखकर लोग कंफ्यूज होते जाएंगे कि ये कैसा है। कभी कभी ये इस तरह से बिहेव करता है, कभी कभी इस तरह से बिहेव करता है। ओके, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो जहाँ तक भी अपने आप को खुद समझ नहीं पाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। पर मान लो कि तीनों में से कोई भी दो राशियां सेम हो जाए अगर, तो थोड़ा नेचर है वो थोड़ा इतना डाइवर्सिफाइड नहीं होगा। समझ रहे हो? अभी यस सर। हाँ, यस सर। यहाँ और मान लो कि दोनों राशियां है वो आमने, तीनों में से कोई भी दो राशियां है आमने सामने वाली आ गई, तो फिर बहुत ही वो ऐसे पर्सन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अभी क्यों हो जाएंगे मालूम है किसी को? क्योंकि याद रखना कि आमने सामने वाली जो राशियां होती है ना, वो दोनों के नेचर है वो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि 6 नंबर की राशियां है वो, 6 नंबर की राशि है वो प्रैक्टिकल है, 12 नंबर की राशि है वो इमोशनल है। तो ये बंदा कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएगा। ओके, तो इसके आसपास वाले, मतलब इसके क्लोज जो है वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ ये प्रैक्टिकल क्यों दिख रहे हैं और यहाँ ये इमोशनल क्यों दिख रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो का भी इफेक्ट आएगा ना सर इसको तो? लगन हाँ स्कॉर्पियो तो इसका। हाँ, ओके, पर मैं ये, मतलब तीनों में से अगर कोई भी दो राशियां है वो आमने सामने वाली होगी। ओके, कोई भी दो राशियां है वो आमने सामने वाली हो सकती है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो फिर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा सेम है, मेरा भी मून है वो 6 नंबर का है, वर्गो है। और सन है वो 12 नंबर का है। ओके, पर मतलब कि जब तक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी तब तक मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं कभी कभी, मैं भी वो 12 नंबर की वजह से बहुत इमोशनल हो जाता था, कभी कभी, कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल भी हो जाता था। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जहाँ प्रैक्टिकल होना हो वहां मैं इमोशनल हो जाता था, जहाँ इमोशनल होना हो वहां मैं प्रैक्टिकल हो जाता था, ऐसा भी होता था। ओके, तो तो मेरा ऐसा भी भी। जैसे 5 और 11 है,
अपोजिट ही हाँ है, ऐसा ही मतलब जैसा आप बता रहे हैं, तो मतलब हाँ मेरा भी केस वैसा ही है फिर। हाँ, पर वहाँ 5 और 11 नंबर है वो, वहाँ इमोशनल और प्रैक्टिकल का नहीं है। 5 नंबर है वो थोड़ी ईगो वाली राशि है, और 11 नंबर है वो थोड़ी सोशल सर्विस देने वाली राशि है। ओके, तो उस तरह से हो सकता है। तो 5 नंबर क्या है, वो सोशल सर्विस लेते देते नहीं है, लेते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि लोग मेरी सेवा करें। तो 11 नंबर क्या है, चाहता है कि वो दूसरों की सेवा करें। ओके, उस तरह से ओके अपोजिट है। ओके ओके सर। ये तो आएगा सर सर। ज्यादा ऑपोजिट हो गया दोनों का, तो नहीं सर? हाँ। ओके, तो इस ऐसा होता है। ओके। थैंक्स सर। ओके, तो ये चीज समझ में आए, तो यहाँ से हम नेचर देख सकते हैं अभी। तो जो भी प्लेनेट है ना नेचर में, ये जो पहला घर की राशि है और मून की राशि है ना, वो दोनों चीज है वो नेचर में बहुत ज्यादा आएगी। ओके, क्योंकि आत्मा आत्मा की क्यों नहीं नेचर में नहीं गया, क्योंकि आत्मा से वो पर्सन है ना, वो बहुत ही क्लोज लोग होंगे ना, उसके साथ ही वो उस तरह से बिहेव करेगा अपनी आत्मा से। ओके, बट अदरवाइज अपनी बुद्धि से ही बिहेव करेगा लोगों, आलतू फालतू लोगों के साथ, और जनरली लोगों के साथ अपने मून राशि से ही वो बिहेव करेगा। तो ये देखने को नहीं मिलेगा कि उस, तो मतलब कि हम कभी कभी किसी के बिहेवियर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसकी मून राशि ये होगी या इसकी राशि ये होगी, लग्न राशि ये होगी। पर सूर्य राशि को, क्योंकि सूर्य मतलब क्या, हम आत्मा से कैसे है वो, सिर्फ हमारे क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, उनको ही दिखाते हैं कि हम दिल से कैसे हैं। ओके, तो वो देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसके बिहेवियर में ये दोनों राशियों का ज्यादा आएगा, मून का और इसका। ओके, लग्न राशि का और मून राशि का, ये दोनों का बिहेवियर बहुत ज्यादा आएगा। समझ में आया? Yes, yes. सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो? हम्म। सर अगर लग्न राशि में पहले मतलब हाउस में अ, जुपिटर बैठा हो और 10th राशि में सूर्य बैठे हो, तो इसका क्या मीनिंग होगा? क्या है, पहले घर में कौन सी राशि है? पहले घर में जो बैठे जुपिटर बैठे हो। नहीं, जुपिटर बैठा, आप राशि बोलो, राशि कौन सी है? राशि तो ऐसे नहीं मुझे पता चलेगी। कौन सा नंबर लिखा है इस तरह से? वो मैं एक मिनट चेक करके बताती हूँ। तो सर हम राशि से प्रिडिक्शन करेंगे या फिर उस हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं उसी से प्रिडिक्शन करेंगे, लाइक नेचर की? दोनों की आएगी। मान लो कि यहाँ नेपच्यून है, तो नेपच्यून का भी उनके नेचर में आएगा, स्कॉर्पियो का भी इफेक्ट आएगा और नेपच्यून का भी आएगा। और मून और सन जहां पे बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड भी प्रिडिक्शन करेंगे नेचर सर में? सर 9वीं राशि बैठी है जुपिटर फर्स्ट हाउस में। ओके, तो मतलब कि आपके जो भी जिनकी भी ये राशि, जिनकी भी ये कुंडली है, उनके अंदर धन राशि के गुण आएंगे, पहले घर में धन राशि है, और जुपिटर के भी गुण आएंगे क्योंकि पहले घर में जुपिटर है। ओके। ओके, तो मतलब इस बंदे को जिसकी भी है उसको धन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धन राशि हो तो धन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सिर्फ 10th हाउस में अगर सूर्य हो सर? वो सिर्फ राशि का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास धन होगा। ओके। और सर अगर 10th राशि में 6 नंबर की राशि है, 10th हाउस है, सूर्य और विनस एक साथ बैठे हो? तो नहीं, वो तो हम आगे देखेंगे ना। एक मिनट से थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। अरे क्या बताऊं, उसका मतलब ये सूर्य राशि है वो उसकी वर्गो है, ऐसा। ओके, हाँ जी। मतलब कि आत्मा से वो वर्गो जैसे होंगे, कन्या राशि जैसे होंगे। ठीक है। और सूर्य और जो विनस का जो है वो कंबाइंड कर रहे हैं ना एक ही घर में, हाँ। तो ओके, वो उसका आगे मीनिंग। देखेंगे, वो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ओके, आप एक काम करो, आप कुंडली, किसकी कुंडली की बात कर रहे हो आप, ये किसकी कुंडली देख रहे हो आप? सर अपनी ही देख रही थी। एनालिसिस करवा लो, खुद का ही दिख रहा है सर ये। एनालिसिस करवा लो। अब इतना जल्दी है ना आपको, तो एनालिसिस करवा लो किसी के पास। ओके सर, मैं आपको ना कॉल करूंगी क्लास के बाद।
हाँ, तो मैं फ्री में नहीं करता हूँ, ओके, ये ध्यान रखना आप। ओके ओके। कोई अगर मिल जाए तो करवा लेना, बट यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी कुंडली यहाँ क्लास में हम यहाँ एनालिसिस नहीं करेंगे इस तरह से, ओके। हम सीखेंगे, फिर आपको अपने आप खुद की करनी है, फिर मैं सिर्फ सिखाऊंगा, ओके। किसी भी की कुंडली, यस सेलिब्रिटी की कुंडली लूंगा, मेरी खुद की कुंडली लूंगा, ओके। और वहां से यस मैं सर। सीखूंगा, फिर आपको अपने आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, करनी है, ओके। और अगर मुझे अगर अगर कोई ऐसा होता ही है, तो ऐसा लगता है, तो फिर मैं तो ऐसे लोगों की ही कुंडली लूंगा ना क्लास में, जिन लोगों ने पे किया है, ओके। ऐसे लोगों की तो नहीं लूंगा जिन्होंने पे नहीं किया है, ओके ओके। तो ऐसे लोग, अगर मुझे ऐसा लग जाए कि चलो कोई स्टूडेंट की करनी है, तो ऐसे लोग, ऐसा कोई स्टूडेंट लूंगा मैं जो पे करके आए हैं, ओके। तो उनको भी तो कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, ओके। ओके, चलो, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ओके। ये सर पूछना यह था कि ये जो सीक्वेंस आपने महादशा का लिखा है, हाँ। मैंने कुछ और सीक्वेंस पढ़ा है कहीं इधर उधर से। हम्म। मैंने केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, इस सीक्वेंस शुरू में जो महादशा का सीक्वेंस आपने लिखा प्लैनेट्स। कहाँ से? केतु से? केतु से अगर वो अश्विनी नक्षत्र से शुरू करे ना सर, तो हाँ केतु वीनस सन मून मार्स राहु और जुपिटर सैटर्न मरकरी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये सिर्फ यहाँ इस ये सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ वो साल है, सीक्वेंस यहाँ हम लिख देते हैं, सीक्वेंस। हाँ सर, मैं आपको यानी कुछ। पूछने वाला था, क्योंकि जुपिटर के बाद तो सैटर्न की दशा आती है ना सर। सीक्वेंस ऑफ दशा, ओके। सबसे ओके हाँ पहले ओके। जी। पहले केतु की आती है, केतु के बाद हाँ जी, केतु के बाद वीनस सर बर्नी, केतु फिर के बाद सन वीनस आता है। कृतिका, फिर रोहिणी मून, फिर मार्स के मृगशिरा बाद जो मून है है। ना, मून के बाद राहु है, राहु के बाद जुपिटर, मार्स, सैटर्न। मून के जुपिटर। बाद मार्स है, फिर राहु। जुपिटर के सैटर्न। बाद जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर मरकरी आप। सैटर्न लास्ट में मरकरी। अबे हो गया। ये सर, ये ये उसके बाद ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही। है ना। अभी देखो, यहाँ भी कंफ्यूज मत होना, ओके। ऑलरेडी पहले भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि सबकी कुंडली में पहले केतु की ही दशा स्टार्ट होगी। जी सर, वो तो हाँ जी, हर एक की लागू होगी। वो जैसे तो कि केतु। मान लो कि मून है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल से स्टार्ट होगी, तो मंगल के बाद मून, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी के बाद केतु, विनस, सन, इस तरह से, ओके। केतु वेनस। जी सर, उस हाँ, बोलो उसके अलावा। सर नाइस लेक्चर, मजा आ गई पढ़ने की, थैंक यू सो मच। ओके, अभी तो और बहुत मजा आएगा, ओके। और आप लोग सब लोग लकी हो, जो भी लोग लाइव आई एम अटेंड वेरी कर पा रहे एक्साइटेड। हो, सर एक लाइव बार अटेंड कर नेचर पा रहे का हो। बता दीजिए कि कैसे आपने प्रिडिक्ट किया। लग्न से प्रिडिक्ट किया, फिर सन और मून जहां पे वहीं से भी करना है क्या प्रिडिक्शन में? देखो, नेचर में ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा जो लग्न राशि है वो आएगी, और दूसरे नंबर पे मून राशि है वो आएगी, ओके। हाँ जी सर। और अगर यहाँ भी अगर कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो प्लेनेट के भी उनके नेचर में आएगा, जैसे कि इस ये जातक के अंदर क्या आएगा, स्कॉर्पियो का नेचर आएगा, फिर नेपच्यून का नेचर आएगा, क्योंकि नेपच्यून पहले घर में है, और मून राशि है वो वर्गो है, तो वर्गो का आएगा उनके नेचर में। आई बात समझ में? ये तीन चीजें आएगी, स्कॉर्पियो सर आएगा। ये इसका मंगल फिफ्थ हाउस में है, और इसका राहु भी है साथ में। तो राहु तो लगन को देखेगा, तो ये कुंडली तो वीक हुई, इसका मतलब यही बता रहे थे ना, वो पहला वाला नियम आपने बताया उसमें, हाँ अगर हाँ राहु हाँ, देखता है
बराबर हाँ ना सर? हाँ हाँ, थैंक यू सर। ऊपर से राहु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि 9वीं दृष्टि लगन पे आएगी तो फिर भी वो वीक हुआ ना इसका लगन तो। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। ओके ओके सर। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नाइस सर। लेक्चर। या वेलकम वेलकम, चलो कल मिलते हैं फिर। ओके। 7 AM, थैंक 7 यू। PM। यस 7 PM कल। आज मैं ओके थोड़ा ओके 7 बजे इसलिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट।